कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। पुलिस में भर्ती होंगे, मिलिट्री ज्वाइन करेंगे, आईएएस बनेंगे, पॉलिटिक्स का हिस्सा बनकर इस देश की सरकार चलाएंगे। ये देश बदलेगा, हम बदलेंगे इसे। हेलो एवरीवन, आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट मूवी एवर मेड, रंग दे बसंती। इन 2006 जब ये मूवी आई, मैं सिर्फ एक बच्चा था एंड आई लव्ड इट, आई स्टिल डू। इतने सालों में मैंने ये मूवी पता नहीं कितनी बार देखी। आई वॉच्ड इट विद फैमिली, विद फ्रेंड्स एंड रेकमेंडेड इट टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल आई मेट। और जब भी मैंने ये मूवी देखी, आई लाफ्ड, आई क्राइड एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई फेल्ट पेट्रियोटिक, स्पेशली जब चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे फ्रीडम फाइटर्स स्क्रीन पर आते हैं। पर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, इसी मूवी को देखकर अब लगता है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी देश में कोई बदलाव नहीं आया है। देश आज भी वैसा ही है जैसा अंग्रेजों के समय था। द ओनली डिफरेंस इज दैट एटलीस्ट उस समय में लोग अपने देश और देशवासियों की हालत के लिए अंग्रेजों को दोष दे सकते थे, पर अब तो सारा दोष मेरे ही देशवासियों का है। It's time to look within ourselves and see कि आखिर कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलतियां की हमने आज तक, and ask ourselves कि क्या हम सच में आजाद हैं। Truth is, there is something terribly wrong with this country, isn't there? We can all feel it, but we just can't see what it is exactly, right? हिस्ट्री की हर मूवमेंट कुछ ना कुछ कमिटमेंट और सेक्रीफाइस मांगती है, और बिना साहस और बलिदान के हम किसी भी पीढ़ी के सामाजिक विवेक को प्रेरित नहीं कर सकते हैं। यह फिल्म कुछ ऐसा ही दर्शाती है। इस मूवी को लोग डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, जैसा कि ऑन सो मेनी लेवल्स आई एम अबाउट टू डू। ये कहानी है 6 कॉलेज छात्रों की और इतिहास के माध्यम से उनमें आए बदलाव की, बेसिकली अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी। आई नो ज्यादातर लोगों के लिए ये मूवी है देशभक्ति की, आज के यूथ की और स्वतंत्रता सेनानियों की, बट फॉर मी ये कहानी है फ्रेंडशिप की और जस्टिस की। टू सीक जस्टिस फॉर योर लव्ड वंस इन एन अनजस्ट सोसाइटी, टू अवेंज देम एंड हेल्प देम गेट जस्टिस व्हेन स्टेट फेल्स टू डू सो। और ये मूवी यही दिखाती है कि इस न्याय के लिए उन्हें अपने जीवन का भी बलिदान देना पड़ा तो उन्हें कोई गम नहीं था, सेम एज आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स। मूवी बहुत सारे मुद्दों की बात करती है। फॉर एग्जाम्पल, मूवी डील्स विद कल्चरल क्लैश बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर। एक तरफ कॉलेज में वेस्टर्न पढ़ाई और दूसरी तरफ पांडे साहब जैसे लोगों का कल्चरल एक्टिविज्म, जो टू टेल यू द ट्रूथ कॉलेज के टाइम पर हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, एटलीस्ट आई डिड। फॉर एग्जाम्पल, ऑन वैलेंटाइंस डे हमारे यही भाई लोग भारतीय संस्कृति बचाने के नाम पर पब्लिक पार्क्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, मूवी हॉल्स, ग्रीटिंग कार्ड शॉप्स, डजंट मैटर, इवन ऑन रोड्स यंग कपल्स को परेशान करते हैं। मुर्गा बनाना, मारना पीटना करना, आई मीन हरास देम बाय एनी मीन पॉसिबल। यहां तक कि समटाइम्स दे डिस्ट्रॉय द शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स, और कोई कुछ नहीं करता उनका, नॉट इवन द पुलिस। क्योंकि सच्चाई तो यह है कि ये लोग तो बस वैलेंटाइंस डे पर ही यंग कपल्स को परेशान करते हैं। पुलिस वालों का तो यह 364 डेज 24/7 काम है। हमारे यही भाई लोग दिन को कपल्स को परेशान करके शाम को हमें अपनी लौंडियों के साथ दिख जाते थे। Anyways, hypocrisy aside, all I'm trying to say is that they are not bad people. They are just manipulated by the conservative ideologies, same as some Delhi University kids who are manipulated by socialist ideologies. और मूवी में पांडे का कैरेक्टर आर्क कुछ ऐसा ही दिखाता है। How he realized that जिस पार्टी के आदर्शों के लिए वो इतना लॉयल था, वो सब आदर्श बस दिखावा थे और बस पार्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा थे। द फिल्म इज बिल्ट ऑन द प्रेमिस दैट आज की पीढ़ी एक तरफ अपने अस्तित्ववादी दुविधाओं से जूझ रही है और अपने जीवन में एक पर्पस, एक मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर वो इस नए और पुराने पश्चिमी और भारतीय संस्कृति के टकराव में अपने ही देश में अपनापन फील नहीं कर पा रही है।
जो देश अंग्रेजों के समय से और आजादी के बाद भी हर प्रकार से पश्चिमी विचारों से प्रभावित है, हमारे फ्रीडम फाइटर से लेकर हमारे नेताओं तक, इवन गांधी जी एंड विवेकानंद जी एज वेल, सभी पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित थे। आज सरकारी व्यवस्था, न्यायपालिका, पुलिस, शिक्षा सभी पश्चिमी विचारधारा के आधार पर ही चल रही है। और उसका कारण भी है क्योंकि वो समय के साथ काफी विकसित हुई है, जैसे कि आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इंडिविजुअलिज्म, फ्री ट्रेड एटसेट्रा। और अगर हमें विश्व में compete करना है तो हमें इन सब विचारों को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। ये पश्चिमी नए विचार, जिन्हें सामाजिक और राजनीतिक संगठनों द्वारा खतरनाक और धमकी भरा समझा जाता है, अंग्रेजों के समय भी इसी तरह नए विचारों और नई सोच को सरकार द्वारा दबा दिया जाता था। आज उन्हें यह डर है कि इस सांस्कृतिक विलय से युवा पीढ़ी कट्टरपंथी और भारतीय संस्कृति के विपरीत विचारों को गले लगा रही है। और इस डर से अंग्रेजों की तरह ही आज अथॉरिटेरियन स्टेट एंड इंस्टीट्यूशंस आर ट्राइंग टू कंट्रोल द यंग deviant population from its influence. They want to curb the inflow of information and new ideas. मूवी का ये सीन हमारे समय की इस दुविधा को दर्शाता है कि क्या पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित युवाओं को इस देश में रहने का, जीने का या देश की अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाने का, विरोध करने का या अपने विचार रखने का अधिकार नहीं है, या उनकी किसी भी प्रकार की सिस्टम की आलोचना और नए विचारों को विदेशी संस्कृति के अनुयायी अंग्रेजों का लोंडा कहकर खारिज कर दिया जाता है। इस हिसाब से तो, इस लॉजिक से तो हमारे सारे फ्रीडम फाइटर, गांधी जी और विवेकानंद जी जैसे महागुरु सभी अंग्रेजों के लोंडे थे। विवेकानंद जी ने अनेकों बार देश और देश के युवाओं की अमेरिका से तुलना की थी और वेस्टर्न फिलॉसफी से प्रभावित थे। और यही तो काम है एक थिंकर का कि वो समाज और देश की रूढ़िवादी सोच और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा सके, नए विचारों से लोगों को अवगत करा सके। Now I don't believe in criticism for the sake of it, without a solution. But if you have a solution for a societal or country's problems, you have a moral duty to talk about it and present it in the public view, even if you are condemned for it, चाहे सारी दुनिया ही आपके खिलाफ क्यों ना हो। राजा राम मोहन राय ने जब सती और जाति प्रथा के खिलाफ कदम उठाए और अंग्रेजों को पत्र लिखे, तो पूरा हिंदू समाज उनके खिलाफ खड़ा हो गया। यहां तक कि उनकी मां भी उनके खिलाफ हो गई। पर क्या उससे वो पीछे हट गए? नहीं, वो लड़े, क्योंकि यह दुनिया की एक सच्चाई है कि बदलाव और नए विजन, आइडियाज समाज में एक इंडिविजुअल ही लाता है, ना कि कलेक्टिव सोसाइटी या लोगों का समूह। और यह भी एक सच है कि जब भी ऐसे लोग समाज में आए हैं, उनके खिलाफ उनके ही भाई, उनके ही समाज के लोग, देश के लोग खड़े हुए हैं। सो कॉल्ड गोल्डन पास को वापस लाने के नाम पर क्या हम वापस सामंती काल में जाना चाहते हैं? वो काल जब देश देश नहीं था, बल्कि कई छोटी छोटी रियासतों में बिखरा पड़ा था और जो अपने ही लोगों पर अत्याचार करते थे। उस पास में जब ये लोग अपना राज बनाए रखने के लिए सुल्तानों, मुगलों और फिर अंग्रेजों के सामने भी झुक गए और आजादी तक अपने ही लोगों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ देते रहे। उन लोगों का अतीत, वो पास्ट। यहां तक कि आजादी के बाद भी वो अपने राजघराने, अपनी जागीरें छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनसे करवानी पड़ी। वो पास्ट। फिल्म बताती है कि आज का युवा बदलाव चाहता है, पर इस देश में और इसके समाजवादी सिस्टम में, इस पुलिस स्टेट में अपने करियर को दांव पर लगाने को तैयार नहीं है। क्योंकि देश की हालत वो है कि अगर उसे समय पर कोई नौकरी नहीं मिली तो वह नर्क से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हो जाएगा। और इस वजह से जिस करप्ट सिस्टम को उसे बदलना चाहिए, वो उसी करप्ट सिस्टम का पार्ट बनता है। और आखिर वह एक ऐसे समाज के लिए क्यों संघर्ष करे जो बदलाव चाहता ही नहीं है। फिल्म के सभी किरदारों की अपनी समस्याएं हैं। डीजे सिस्टम का पार्ट नहीं बनना चाहता। सिद्धार्थ की प्रॉब्लम्स उसकी संपन्नता से या पिता के पैसे से बताई जाती है और वो बस देश से निकलना चाहता है। बाय द वे, मेरे हिसाब से सिद्धार्थ के पिता अनुपम खेर के कैरेक्टर का यह सीन देश की हर व्यक्ति, हर पेरेंट की सोच को दर्शाता है। मैं जानता हूं तुम हर लिस्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हो, लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे ही नहीं मिलता। उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। हर सेकंड एक नया इंसान पैदा होता है इस देश के गटर में। कोई नहीं पूछता, ना सरकार ना उनका भगवान। नहीं चाहिए। कुछ करो, नहीं तो इन्हीं की तरह हो गए रह जाओगे।
अब फिर से लेक्चर शुरू मत कीजिए प्लीज। एसएमएस जनरेशन 4 लाइनें ज्यादा क्या बोल दी, लेक्चर लगने लगता है। हेलो। हम सबका देश के लिए यही परसेप्शन है, और क्या ये परसेप्शन गलत है? क्या सरकार और लोग करप्ट नहीं है? क्या वो भ्रष्टाचार नहीं करते हैं? दे डू। और ये किसी व्यक्ति विशेष की गलती नहीं है कि वो ऐसा सोचता है, बट उस सिस्टम की है जो ये सोच पैदा करता है। वी ऑल ग्रो अप थिंकिंग दैट वे एंड लुक्ड एट गवर्नमेंट फॉर आंसर्स। सेम गवर्नमेंट, सेम सिस्टम की गलती है जो उस करप्शन को अलाउ करता है। एनीवेज, आफ्टर सिद्धार्थ, असलम फिल्म में अपनी पहचान से जूझ रहा है। उसकी लड़ाई परिवार, धर्म और खुद के वजूद से है। वहीं सुखी डीजे, मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि मैं जिंदगी भर कुंवारा न रह जाऊं। सभी किरदारों को देश और समाज के अंदर मौजूद भ्रष्टाचार और अमानवीयता का पूरा एहसास है, पर वो देश में किसी भी प्रकार का बदलाव लाने में खुद को असहाय और शक्तिहीन महसूस करते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन रिलेट विद देम। एक इंडिविजुअल अगेंस्ट अ करप्ट सिस्टम जो कि जड़ों तक भ्रष्ट है और किसी भी प्रकार के विरोध को आसानी से कुचल और तोड़ सकता है। सोसाइटी में सबका मानस बन चुका है कि राजनीति और राजनेता करप्ट हैं। टू बी फेयर दो, this perception about politics and politicians is not unique to our country. फिल्म की शुरुआत में फिल्म की व्हाइट ब्रिटिश फीमेल प्रोटैगनिस्ट सू अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए क्रांतिकारियों का किरदार दृढ़ निष्ठा और विश्वास के साथ निभा सके ऐसा एक्टर नहीं ढूंढ पाती है। तब फिल्म यह दिखाना चाहती है कि आज के नौजवानों में हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बलिदान और संघर्ष की कितनी कम समझ है, और हमारी फिल्म के किरदारों में उन क्रांतिकारियों के जीवन का अभिनय करते हुए किस तरह उनके दृष्टिकोण में धीरे धीरे बदलाव आता है, स्पेशली जब उनके दोस्त एयरफोर्स पायलट अजय राठौड़ की मिग क्रैश दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और उसे न्याय दिलाने के लिए किया उनका शांतिपूर्ण आंदोलन स्टेट और सेंट्रल की सरकार किस निर्ममता से दबाने की कोशिश करती है। तब वो देश और लोगों के हित के खिलाफ काम करने वाली सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक ताकतों के अथॉरिटेटिव पक्ष से अवगत होते हैं। तब उन्हें उस सच्चाई का सामना करना पड़ता है जो अंग्रेजों के समय हमारे फ्रीडम फाइटर्स को करना पड़ा, या आज हमारे देश का हर नागरिक हर दिन देश के राजनेताओं और नौकरशाहों से करता है। तब निराश होकर कि यह अनजस्ट सिस्टम उनके शहीद दोस्त को कभी न्याय नहीं देगा, वो स्वयं न्याय की तलाश में भ्रष्ट रक्षा मंत्री जो उसकी मौत के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है को मारने का प्लान बनाते हैं, और भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की तरह बहरों को सुनाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो पर कब्जा कर लेते हैं। फाइनली हम समझ पाते हैं कि मूवी हमें किस तरह से आज के यूथ और हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के बीच का पैरेलल दिखाना चाहती है। जैसे भगत सिंह और हमारे क्रांतिकारियों ने फिल्म के किरदारों की तरह ही लाला जी की शांतिपूर्ण आंदोलन में पुलिस की लाठियों से हुई मौत का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स को गोली मारी, और असेंबली में बहरों को सुनाने के लिए बॉम्ब डाला और सरकार के लिए देशद्रोही साबित हुए, पर न्याय के लिए उन्हें यह करना पड़ा। फिल्म ना सिर्फ एक एपिक फ्रीडम स्ट्रगल के इतिहास का वर्णन करती है, बल्कि पास्ट और प्रेजेंट को जोड़कर आज के यूथ के लिए रेलेवेंट भी बनाती है। फिल्म का मैसेज काफी हद तक प्रामाणिक और विश्वसनीय प्रतीत होता है। रंग दे बसंती की वास्तविकता की छवि भारत की राजनीतिक वास्तविकता को दर्शाती है, जहां भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और अपराधीकरण भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं। हिंदी सिनेमा में काफी कम ऐसी फिल्में निकली है जो लीग से हटकर रोमांटिक, एक्शन, कॉमेडी मूवीज विद अ लॉट ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग को छोड़कर एक ओरिजिनल वर्क ऑफ आर्ट बनाती है। सबसे महत्वपूर्ण ये भगत सिंह का चित्रण आज की पीढ़ी के रोल मॉडल के रूप में करती है, और साथ ही फिल्म देश के मुद्दों को सुपरफिशियल तौर पर नहीं लेती है, बल्कि विषयगत चिंताओं को उठाती है और देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है उसके बारे में सोचने और बातचीत करने पर मजबूर करती है। मेरा प्रश्न है कि क्या अंग्रेजों की सरकार में और आज की भारत सरकार में कोई अंतर है? स्वतंत्र भारत में कितनी जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाएं हुई? एक गूगल सर्च आपको बता सकता है कि हजारों ऐसे मामले हैं जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह निर्दोष आम जनता पर गोलियां चलाई गई। आजादी के पहले और आजादी के बाद में ज्यादातर पुलिस अधिकारी भारतीय ही थे। यह लड़ाई है व्यवस्था की, अंग्रेजी सिस्टम की, जो वो स्वयं तक फॉलो नहीं करते हैं, पर आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि हमारी लड़ाई आज भी आजादी के लिए है। क्या हम सच में आजाद हैं? क्या हम सच में एक गणतंत्र, एक डेमोक्रेसी है? कम टू थिंक ऑफ इट, हमारे पास तो अभिव्यक्ति की आजादी तक नहीं है।
जिस तरह अंग्रेजों ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स को देशद्रोही और आतंकवादी बोलकर जेलों में और फांसियों पर लटकाया जब भी वो सरकार के खिलाफ कुछ बोले, उसी प्रकार आज की केंद्र और राज्य सरकारें भी वही देशद्रोह का आरोप लगाकर एक व्यक्ति से उसके बोलने तक की आजादी छीन रही है। रिसेंटली फॉर एग्जाम्पल इतने लोगों को जेलों में डाला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस कानून पर स्वयं रोक लगानी पड़ी। उस कानून पर जिसका उपयोग कभी अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक जैसे फ्रीडम फाइटर्स को जेल में रखने के लिए किया, उसी कानून को आज की भारत सरकार देश में नए विचारों और सोच को दबाने के लिए कर रही है। ट्रस्ट में मैं किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरे लिए सब एक जैसे हैं। कांग्रेस सरकार ने भी इन लॉस का उतना ही मिसयूज किया जितना कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की गलती नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की है जिसने अभी तक इन कानूनों को जिंदा रखा है। Well, when we say it like that, let me correct myself. ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज और जुडिशरी की गलती है जिसने इन सभी कानूनों को अभी तक जिंदा रखा है। वो कानून जो अंग्रेजी सरकार ने हमें गुलाम रखने के लिए बनाए थे, हमें सप्रेस करने के लिए बनाए थे। एनीवेज, कमिंग बैक टू द मूवी, फिल्म की फिलॉसफी को माधवन के कैरेक्टर अजय राठौड़ के इस डायलॉग से समझा जा सकता है। करण, दूर से कमेंट्री देना बहुत आसान होता है, दूसरों को गालियां देना और भी आसान। अगर तुम्हें इतना प्रॉब्लम है तो तुम बदलो ना इस देश को, ये तुम्हारा भी देश है। पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, पुलिस या आईएएस में भर्ती हो जाओ, बदलो चीजों को। लेकिन तुम नहीं करोगे, और मैं बताऊं क्यों? क्योंकि घर की सफाई में हाथ गंदे कौन करे, हैं? अगर इतनी हिम्मत है तो आगे बढ़ो ना, बदलो इस देश का फ्यूचर। कुछ नहीं बदलेगा यार, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता रहेगा। इधर तुम शुरुआत करो, वहां तुम्हारा दी एंड हो जाएगा। ये विचार देश के मिडिल क्लास के परसेप्शन और देश में सुधार लाने के आदर्शवाद को दर्शाते हैं, और ये देश के सिस्टम की बीमारी को नहीं बल्कि लक्षणों और प्रभावों को संबोधित करते हैं। माधवन का पहला सोल्यूशन है फिल्म में देश बदलने के लिए कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करो और बदलो देश को। पर कैसे? हमारा देश कहने को एक डेमोक्रेसी है, वो भी फेडरल डेमोक्रेसी, पर सच में ये एक टोटलिटेरियन सोशलिस्ट सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी है जो डेमोक्रेसी होने का दिखावा कर रही है। वन आर्ग्यूमेंट आई हैव अगेंस्ट माधवन्स व्यू इज, उसके हिसाब से भ्रष्ट व्यवस्था को सुधारने के लिए उस व्यवस्था का पार्ट बनकर अंदर से सुधार लाए जाने चाहिए। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, पर ये उस यूरोपियन समाजवादी सोच का हिस्सा है जो हमारे देश की, चाहे वो लेफ्ट विंग लिबरल पार्टी हो या राइट विंग कंजर्वेटिव पार्टी हो, ने कॉलोनियल टाइम से फॉलो किया है। और इसलिए भारत देश को सही तरीके से एक फेल्ड सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट कहना एकदम सही होगा। उस सोच के हिसाब से ही स्थानीय प्रशासन की जगह केंद्रीय और राज्य से प्रशासन चलाने को ज्यादा महत्व दिया गया, और उसी समाजवादी सोच के हिसाब से यह अज्यूम किया गया कि सही लोगों को सरकारी पदों पर बिठाकर और उन्हें बिना अधिक प्रतिबंधों के शासन करने का अवसर देकर सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को हल किया जा सकता है, जो कि पूरी दुनिया में गलत साबित हुआ है। और इस सोच ने ही हमेशा भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, सरकारी तानाशाही एंड मोर ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल को जन्म दिया है। इसी सोच की तरफ भारतीय सरकार, चाहे वो दक्षिणपंथी हो या वामपंथी, और इंडियन ब्यूरोक्रेसी दोनों राष्ट्र और राज्य की शक्तियों को सीमित करने, कम करने की जगह अपने स्वयं के लक्ष्यों को बढ़ावा देने और स्वयं के मूल्यों को बल देने के लिए उस शक्ति का मनमाने ढंग से उपयोग करने में लगे हुए हैं। ये तुम्हारा भी देश है, पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, पुलिस या आईएएस में भर्ती हो जाओ, बदलो चीजों को। सो माधवन साहब के कैरेक्टर के हिसाब से सोल्यूशन फॉर द करप्ट सिस्टम इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट करप्ट सिस्टम and hence be a part of the problem instead of being a part of the solution. What people don't understand is that problem is not the corruption itself, but the socialist government system mixed with colonial bureaucracy that produces stagnation, nepotism, corruption, and much worse things. So becoming part of it through politics or civil services isn't going to solve anything. मेरे हिसाब से तो IAS, IPS और स्टेट सर्विसेज के अधिकारी बनने से अच्छा अगर देश के लिए सच में कुछ करना है तो इस अंग्रेजी नौकरशाही व्यवस्था को जड़ से खत्म करना चाहिए, ताकि ये व्यवस्था जो सिर्फ हमारे देश और हमारे जैसे कुछ पोस्ट कॉलोनियल देशों में ही विद्यमान है, उससे हमें मुक्ति मिल सके और सही मायनों में आजादी मिले। क्योंकि ये लोग जितना भ्रष्टाचार और शोषण करते हैं जनता का, उतना तो राजनेता भी नहीं कर पाते, और कम से कम हम पॉलिटिशियंस को बदल तो सकते हैं। ये तो हमें इनके रिटायरमेंट तक और रिटायरमेंट के बाद तक परेशान करते हैं। Yes, true.
अगर सही मायने में देश में कुछ बदलाव लाना है तो राजनीति में जाए, बिल्कुल सही है, पर उस बदलाव के लिए भी सिस्टम सही होना चाहिए और जहां लोगों को राजनीति में आने की सुविधा हो, नेपोटिज्म ना हो, करप्शन ना हो। और ये तो इंडियन डेमोक्रेसी का इनहेरेंट गुण है कि यह करप्शन, पॉपुलिज्म और नेपोटिज्म को बढ़ावा देती है, क्योंकि यह अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के शोषण हेतु बनाए सिस्टम और दुनिया के सबसे घटिया, वाहियात राजनीतिक और आर्थिक सिस्टम सोशलिज्म, समाजवाद का मिश्रण है। सोचने वाली बात यह है कि इनमें से एक सिस्टम भी किसी देश को बर्बाद करने के लिए काफी है। हम तो दोनों को मिलाकर चल रहे हैं। इट्स अ मिरेकल दैट वी सर्वाइव दिस लॉन्ग। Well, not really a miracle. I mean, it's mostly small free market reforms we did in 1991 and mixed with technological advancement in the fucking world. But anyways, to understand the issue properly, let's start with Indian democracy क्या है? क्या ये सच में प्रजातंत्र है? चलो like movie, let's draw parallels between colonial time and present time. So let's go back to colonial time, especially 1858. Government of India Act 1858. जिसने सीधे सीधे देश को ब्रिटिश राजघराने के अधीन कर दिया। देश में आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी अब इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट थी। एक्ट का सीधा सीधा मतलब था कि भारत का नियंत्रण और राज्य व्यवस्था सीधे ही इंग्लैंड से चलाई जाएगी। ब्रिटिश राज की पावर यहां सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के मार्फत चलाई जाएगी। 15 लोगों की परिषद की मदद से, जो कि बाय द वे सारे ही इंग्लैंड के थे, मोस्टली नॉमिनीज ऑफ ब्रिटिश क्राउन एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने स्वराज, सेल्फ रूल की मांग उठाई थी, आजादी की नहीं, स्वराज की। आजादी की मांग तो काफी लेट जाकर उठी देश में। इसी एक्ट के अंदर देश का प्रशासन कठोरता से केंद्रीकृत, सेंट्रलाइज था। देश प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर हेड था उन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का, और सरकारें मात्र एजेंट थी केंद्रीय सरकार की, और उन्हें गवर्नर जनरल के इशारों पर काम करना पड़ता था, और ना ही कोई सेपरेशन ऑफ फंक्शन था। सारे मिलिट्री, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव पावर्स गवर्नर जनरल और काउंसिल के पास थी, जो डायरेक्टली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कंट्रोल में थी। बेसिकली द होल एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन वाज ब्यूरोक्रेटिक, टोटली अनकंसर्न्ड अबाउट पब्लिक ओपिनियन इन इंडिया। नाउ इसके बाद में सब्सिक्वेंट एक्ट्स ने कुछ चीजों में बदलाव किया। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वर नॉमिनेटेड फ्रॉम लाइक नेटिव इंडियन पीपल। After that, Morley-Minto reforms and the Indian Councils Act 1909, which introduced bigger provincial legislative councils, and an element of election was also introduced in the legislative councils at the center. Government of India Act 1919, dual relationship of central control over states, more representation of Indians. Government of India Act 1935, and after that, Indian Independence Act 1947, and replaced with Indian Constitution on 26 January 1950. All of these introduced incremental reforms over time. Now मैं यहाँ फ्री यूपीएससी की कोचिंग नहीं देने वाला। मेरा उद्देश्य सेंट्रल और स्टेट ब्यूरोक्रेसीज की पावर्स को खत्म करना है, लिमिटेड गवर्नमेंट कंट्रोल के लिए प्रयास करना है, ना कि क्रिएटिंग मोर यूजलेस सिविल सर्वेंट्स। नथिंग अगेंस्ट एस्पायरेंट्स, आई अंडरस्टैंड वो क्यों नहीं चाहेंगे ये नौकरी जो उन्हें बेसिकली राजा बनाती है। एंड जस्ट लाइक कॉलोनियल टाइम, आज भी इंडियन सिविल सर्विस इज द मोस्ट सॉट आफ्टर एंड बेस्ट जॉब यू कैन गेट इन द वर्ल्ड। I have no problem with coachings as well. I'm a free market guy and I understand economics and concept of supply and demand. My intentions with this little history lesson is to motivate you guys to do some research and compare our current government system with the one in the past and see if we actually change something, or are we still continuing the same colonial repressive system. Do the critical thinking. Don't read as if it's gonna come in some bullshit exam. If you actually truly care about this country. एनीवेज, संविधान से हमें यह पता चलता है कि देश में राष्ट्रपति बेसिकली एक्ट एज अ सिंबॉलिक मोनार्क, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, प्राइम मिनिस्टर बाय द लोकसभा मेंबर्स एंड स्टेट चीफ मिनिस्टर्स बाय एमएलएस, गवर्नर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेयर्स बाय वार्ड मेंबर्स एंड इन सम स्टेट्स डायरेक्टली. I always wondered why did we continue with this Westminster model of democracy. मे बी हमारे नेता ज्यादा बदलाव नहीं चाहते थे उस समय, मे बी वो ग्रेजुअल चेंज लाना चाहते थे इंस्टेड ऑफ अ रेडिकल चेंज ऑल ऑफ अ सडन. Who knows what they were thinking? What we do know though is that Indian system of governance is so overlapping that there is no clear separation between the executive, the legislature and the judiciary. अभी रिसेंटली माननीय राष्ट्रपति महोदया ने कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन पर यह बात कही थी कि इन तीनों फंक्शंस का सेपरेट होना कितना जरूरी है, एंड शी इज एब्सोल्युटली राइट. बट इसी सिस्टम को
हम जब यूएसए से कंपेयर करते हैं, जिसका सिस्टम हमारी तरह ही फेडरल रिपब्लिक है, इवन इफ इट्स नॉट वेस्टमिंस्टर सिस्टम, और हमारी ही तरह अलग अलग राज्यों से मिलकर बना है, और हमारे इतिहास की तरह ही वो भी अंग्रेजों को देश से भगाकर आज दुनिया का सबसे ताकतवर और संपन्न देश है। हमारी तरह ही गवर्नमेंट 3 शाखाओं में विभाजित है। अंतर सिर्फ इतना है कि एग्जीक्यूटिव शाखा के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, गवर्नर हो या मेयर हो। साथ ही ऑन लोकल लेवल मेयर के पास वो शक्तियां होती है जिससे वो पूरा जिला चला सके, ना कि हमारे देश की तरह जहां ये जिम्मा पूरी तरह कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक जैसे करप्ट और घटिया सिविल सर्वेंट्स को दे रखा है। आखिर अच्छे लीडर्स कहां से ढूंढेंगे जब जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के नौकरशाहों के इशारों पर काम करना पड़े। हम तो सीधा मुख्यमंत्री और गवर्नर भी नहीं चुनते हैं, वो भी विधायिका अपने आप चुन लेती है, चाहे वो एक पार्टी से या एक गठबंधन से ही क्यों ना बने, जो एक डेमोक्रेसी के मजाक जैसा है। जब हर चुनाव में एमएलएस की बाड़ाबंदी और मंत्री पदों के लालच देकर मुख्यमंत्री बनने की खबरें आती है, शर्म आती है ये देखकर कि क्या इस स्वतंत्रता के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान दी थी। हमें इस व्यवस्था को ही बदलने की आवश्यकता है। इस वेस्टमिंस्टर सिस्टम को ही जड़ से खत्म करना होगा। हमें हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री सीधे चुनाव से चुनने होंगे और ना कि सांसदों की मिली भगत से। हमारी लेजिस्लेटिव ब्रांच का काम है कानून बनाना एंड टू हैव चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन एग्जीक्यूटिव ब्रांच, तो वो वही करें। लेजिस्लेचर की एग्जीक्यूटिव में कोई भागीदारी नहीं होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम ओवरसीइंग इट इफ एग्जीक्यूटिव मिसबिहेव आउट ऑफ ऑर्डर। हमें गवर्नर या मुख्यमंत्री भी इसी प्रकार सीधे चुनने होंगे ताकि वो राज्य के लिए स्वतंत्र रूप से काम कर सके, ना कि केंद्र के इशारों पर चले या फिर अपनी पार्टी और एमएलएस को खुश करने और अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहें। उसी प्रकार हमें स्थानीय प्रशासन भी जनता के प्रतिनिधि महापौर मेयर के हाथ में देना होगा, जिसके पास सिर्फ सेरेमोनियल पावर्स ना होकर राज्य सरकार के नौकरशाह, नगर पालिका, नगर निगम कमिश्नर की भी शक्तियां हों और साथ ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की भी, तथा स्थानीय पुलिस भी उसके निर्देशानुसार काम करे, मेयर के अंडर काम करे, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो यूनियन गवर्नमेंट द्वारा चुना गया है उस एसपी, आईजी या कमिश्नर के इशारों पर गुंडागर्दी करे। तथा हर प्रजातंत्र की तरह स्थानीय पुलिस में भी राज्य और केंद्र सरकार के सिविल सर्वेंट्स और नौकरशाह ना हो। इवन इन कंट्रीज हु स्टिल फॉलोज वेस्टमिंस्टर सिस्टम देयर इज नो वार्ड मेंबर इलेक्शन और अ ब्यूरोक्रेट टू कंट्रोल द एक्शंस ऑफ मेयर, और ना ही उन देशों में कोई कलेक्टर है। यह बदलाव चाहिए हमें देश में यदि हम देश को संपन्न बनाना चाहते हैं तो एटलीस्ट देश के लोगों को आजादी से रहने के लिए और सरकार के अत्याचारों और करप्शन से बचाने के लिए यह चेंज बहुत जरूरी है। न्यायपालिका को भी कुछ चेंज की आवश्यकता है। आई कंप्लीटली एग्री विद मिस्टर किरण रिजिजू, आवर करंट लॉ मिनिस्टर, अबाउट द कॉलेजियम सिस्टम। हमारा ही एकमात्र देश होगा जहां कोर्ट अपने जजों की नियुक्ति खुद ही कर लेता है और सुप्रीम कोर्ट एरोगेंटली डिफेंड्स दिस अनडेमोक्रेटिक सिस्टम। बट व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस करप्ट कंट्री? इफ पीपल समहाउ स्टिल बिलीव दैट देश में सब करप्ट हैं बट जुडिशरी इज स्टिल समवॉट बेटर देन द रेस्ट, देन आई हैव सम न्यूज फॉर यू मैन, इट्स नॉट। I might discuss all of these things in the future, but for now, to just take collegium system as one example, it goes against the basic idea of democracy in my opinion. Especially जब सरकार के लाए विधेयकों को भी कोर्ट नकार देता है। और जिस प्रकार मैंने अभी सिस्टम में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के ओवरलैप की बात करी और किस तरह हमें उन्हें अलग अलग करने की और उसमें से ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस को हटाने की आवश्यकता है ताकि वो आपस में एक दूसरे पर स्वतंत्रता के साथ नियंत्रण और संतुलन बनाए रख सके, उसी प्रकार वी नीड टू हैव चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन जुडिशरी एज वेल थ्रू लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, एंड वी हैव टू डू दैट बिकॉज आई फॉर वन डोंट वांट टू लूज फेथ इन वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशंस needed for a functional democracy. After getting rid of collegium system, I wish in India we could have elected district attorney or public prosecutor, ताकि public prosecutor का ऑफिस सच में पब्लिक के लिए काम करे, ना कि गवर्नमेंट के लिए। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट अटर्नी होते ही नहीं है, हमारे यहाँ होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कहने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं पर वो काम करते हैं सरकार के लिए, सरकार के पक्ष में। और क्यों नहीं करेगा? इस देश में हमने उसे भी एक सरकारी नौकर, सरकारी कर्मचारी बनाकर छोड़ दिया है। एंड सरकारी कर्मचारी को अपनी नौकरी की परवाह होती है भाई। यदि हम उसकी जगह पब्लिक प्रोसिक्यूटर को या डिस्ट्रिक्ट अटर्नी को सच में चुनाव के द्वारा पद देते हैं तो वो ना सिर्फ जनता के पक्ष में काम करेगा, बाकी पुलिस
और सरकार के अत्याचारों से जनता को बचाएगा भी, तथा साथ में उनके ह्यूमन राइट्स और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करेगा। अंत में बात आती है ब्यूरोक्रेसी की, स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज की, जो केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट्स स्थानीय लोगों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करती है। लेट्स सी व्हाट माधवन's कैरेक्टर सेज अबाउट दिस इन द मूवी। अगर तुम्हें इतना प्रॉब्लम है तो तुम बदलो ना इस देश को, ये तुम्हारा भी देश है। पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, पुलिस या आईएएस में भर्ती हो जाओ, बदलो चीजों को। One of the stupidest thing that came out of Madhavan's mouth in this whole movie was कि अगर देश को बदलना है तो फिर आईएएस ज्वाइन करो, एक ब्यूरोक्रेट बनो। इस देश का दुर्भाग्य है कि हमें आजादी के इतने वर्षों बाद भी इन आईएएस आईपीएस अधिकारियों को झेलना पड़ रहा है। हांगकांग की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क कंसल्टेंसी की एक रिपोर्ट ने 2012 में भारत की नौकरशाही को 10 में से 9.21 की रेटिंग के साथ एशिया की सबसे खराब ब्यूरोक्रेसी माना है। 21 अगस्त 2016 में तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने आईआईटी दिल्ली में छात्रों के एक समूह को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था तभी अपनी प्रभावशाली वृद्धि को बनाए रख पाएगी जब इसकी नौकरशाही जो अड़ंगे लगाने में एक्सपर्ट है वो ना रहे। दशकों पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ब्यूरोक्रेसी में सुधार न कर पाने में अपनी अक्षमता पर खेद व्यक्त किया था। 1964 में उन्होंने स्वीकार किया, मैं प्रशासन को नहीं बदल सका, यह अभी भी कॉलोनियल अंग्रेजी प्रशासन है। 1 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को बाबू बोलकर लोकसभा में बोला कि क्या सब कुछ बाबू ही करेंगे? आईएएस बन गया मतलब क्या सब कुछ वही चलाएगा? यह कौन सी ताकत बनाकर रख दी है हमने? माय क्वेश्चन एग्जैक्टली। देश के लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है तो प्राइवेट सेक्टर का भी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। सरकार ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया, प्राइवेट पार्टियां आई, मैन्युफैक्चरर्स आए। आज गरीब से गरीब परिवार तक स्मार्टफोन पहुंच रहा है। टेलीकॉम में स्पर्धा को प्रोत्साहित किया गया तो मोबाइल पर बात करना करीब करीब 0 हो गया और डेटा भी दुनिया में सबसे सस्ता आज हिंदुस्तान में है। यहां तक कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री, हमारे वैक्सीन निर्माता, क्या ये सारे सरकारी हैं क्या? आज मानवता के काम अगर भारत आ रहा है तो हमारे इस प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है, प्राइवेट एंटरप्राइज का रोल है। और हमें हमारे देश के नौजवानों पर भरोसा होना चाहिए, हमारे देश के नौजवानों पर भरोसा रखना चाहिए। इस प्रकार से कोसते रहेंगे, उनको नीचा दिखाते रहेंगे और हम किसी भी प्राइवेट एक्टिविटी को नकार देंगे। कोई जमाना होगा जब कुछ सरकार करेगी, उस जमाने में जरूर होगा, किया होगा। आज दुनिया बदल चुकी है, समाज की अपनी ताकत है, देश के अंदर ताकत है। हर एक किसी को अवसर मिलना चाहिए और उनको इस प्रकार से बेईमान घोषित करना, उनके लिए गंदी भाषा का प्रयोग करना, ये कल्चर किसी जमाने में वोट पाने के लिए काम आया होगा, आज वो आने वाला नहीं है। कृपा करके हम, और मैंने लाल किले पर से बोला, वेल्थ क्रिएटर भी देश को जरूरी होते हैं, तभी तो वेल्थ बांटेंगे। गरीब तक वेल्थ बांटेंगे कहां से? रोजगार देंगे कैसे? और सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने? बाबुओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले हैं? हमारे बाबू भी तो देश के हैं, तो देश का नौजवान भी तो देश का है। हम हमारे देश के नौजवानों को जितना ज्यादा अवसर देंगे, मुझे लगता है उसको उतना ही लाभ होने वाला है। मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं, पर प्रश्न ये उठता है सर कि आपके पास मेजॉरिटी है, आपके पास पावर है, आप क्यों नहीं डिसमेंटल कर देते यूपीएससी और स्टेट सर्विस कमीशंस को और इन जैसे यूजलेस ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को जो हमारे ऊपर अंग्रेजों द्वारा थोपे गए थे और आज हमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव भी लाना पड़े तो आप सक्षम हैं वो बदलाव लाने के लिए। बट आई नो, मुझे पता है आप ऐसा नहीं करेंगे, एंड आई नो व्हाई दे आर नेवर गेटिंग रिड ऑफ दीज सर्विसेज एंड देयर पावर्स, बिकॉज इन ऑर्डर फॉर देम टू डू दैट, सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो
या राज्य सरकार, उन्हें अपना कंट्रोल छोड़ना होगा लोगों पर, आम जनता पर। उन्हें आजादी देनी होगी। फेडरलिस्ट सिस्टम को और लोकल गवर्नमेंट्स को बढ़ावा देना होगा और वो ऐसा कभी नहीं करने वाले। और इसलिए देश आज भी गुलाम है अंग्रेजी सिस्टम का और तानाशाही का। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे मास्टर्स का कलर चेंज हो गया है। बट अगर करंट प्राइम मिनिस्टर सच में सीरियस हैं अबाउट ट्रेड एंड प्राइवेटाइजेशन के लिए और लोकल बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो उन्हें इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को छोड़ना ही पड़ेगा, वरना देश कभी फ्री मार्केट इकोनॉमी बन ही नहीं सकता। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्यूरोक्रेसी इन इटसेल्फ इनहेरेंटली एंटी बिजनेस है, एंटी प्राइवेट बिजनेस। वो चाहते हैं कि सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, और हमारे देश जैसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स तो एंटी ह्यूमन है, नॉट जस्ट एंटी बिजनेस। यह कॉमन नॉलेज है कि भारतीय नौकरशाहों को उनके राजनीतिक आकाओं के लिए नियम तोड़ने पर पुरस्कृत किया जाता है। अच्छी जगह पोस्टिंग, जहां बेसिकली वो ज्यादा करप्शन कर सके, पैसा कमा सके और अच्छे पद दिए जाते हैं। दूसरी ओर यदि वो अपने मास्टर्स की इच्छाओं को पूरा करने से मना करते हैं तो उनका करियर दांव पर लग जाता है। उन्हें क्रीमी पोस्ट, सो कॉल्ड क्रीमी पोस्ट नहीं मिलती है। बाय द वे, इट्स नॉट अ न्यू फिनोमेनन। हर गवर्नमेंट में यही सब होता है। अभी भी अंडर करंट गवर्नमेंट आईएएस अधिकारी भारत के सबसे बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। इंडिया का रेवेन्यू सेक्रेटरी एक आईएएस ऑफिसर, होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एक आईएएस ऑफिसर, द सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इज एन आईएएस ऑफिसर, सीबीएसई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल आर्काइव्स, यहां तक कि विदेश मंत्री और आरबीआई का गवर्नर तक भी पुराने आईएएस आईएफएस ऑफिसर्स हैं। और ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स है यूनियन गवर्नमेंट के। स्टेट गवर्नमेंट्स में भी ये हजारों की तादाद में हर डिपार्टमेंट में भरे पड़े हैं। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस भी आईएएस अधिकारियों द्वारा चलाई जा रही है, और सरकारी समितियां भी। केंद्र और राज्य सरकार कॉर्पोरेशन और किसी भी प्रकार का बिजनेस कर ही क्यों रही है? खैर ये अलग सब्जेक्ट है जो हमारे देश में नाकामयाब समाजवाद का है, सोशलिज्म का है। एनीवेज, कई पुराने ब्यूरोक्रेट्स ने आईएएस की विफलताओं पर कई किताबें लिखी हैं। ये किताबें एक असाधारण कहानी का वर्णन करती है कि कैसे एक विदेशी भूमि में एक ट्रेडिंग कंपनी के कर्मचारी प्रसिद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज किस तरह दुनिया की सबसे शक्तिशाली सिविल सेवा में विकसित हुए। उस वक्त की भारतीय सिविल सेवा को ही आज भी उसी रूप में हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जबकि अब तो ना कंपनी राज है और ना ही ब्रिटिश राज। दिस इंडियन सिविल सर्विस फॉर्म द बैकबोन ऑफ द स्प्रॉलिंग ब्रिटिश राज। आजादी के बाद हमने उसे वैसे ही जारी रखा, यह हमारी सबसे बड़ी गलती थी। नेहरू जी के समाजवाद ने इन आईएएस आईपीएस अफसरों को आजादी के पहले से भी अधिक शक्तियां प्रदान की। अब आईएएस अफसरों ने लाइसेंस, परमिट, कोटा राज चलाया, दबा के करप्शन किया। इस लाइसेंस राज ने ही, इस सोशलिज्म ने ही 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले दशकों तक भारतीय अर्थव्यवस्था का गला घोटा था, और आज भी ये देश को पीछे खींच रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर आईएएस का नियंत्रण भले ही थोड़ा बहुत कम हो गया हो, आई थिंक ज्यादा फर्क नहीं आया है, बट फिर भी इफ वी कंपेयर इट टू द ब्यूरोक्रेसी ऑफ बिफोर 1991, जब हमने देश में लिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, वो रिफॉर्म्स जिन्होंने बेसिकली हमारे देश को बिकने से बचा लिया, पर उस हालत तक हमें पहुंचाने के लिए भी हमारे सरकार की समाजवादी इकोनॉमिक पॉलिसीज और पॉलिटिकल सोच ही जिम्मेदार थी, जिसने उस कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी को और ताकतें देकर उसे और मजबूत बना दिया। आज भी इंडियन सिविल सर्विस असाधारण रूप से शक्तिशाली है, जो कि मेरी समझ से बाहर है कि आखिर हमने ये व्यवस्था अभी तक कैसे चालू रखी है। कम से कम पॉलिटिशियंस को वोट देकर बाहर तो किया जा सकता है, आईएएस आईपीएस अधिकारियों को तो वोट देकर बाहर भी नहीं किया जा सकता है। क्योंकि वो सभी शीर्ष पदों पर नियंत्रण रखे हुए हैं, इसलिए वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, कुछ मंत्रियों, सीएम, पीएम को छोड़कर, और कई बार तो वो उन्हें भी बेवकूफ बना जाते हैं। और ये भारतीय व्यवस्था में इतने अंदर तक घुस चुके हैं कि इन्हें निकालना लगभग नामुमकिन है। पर इस देश को अगर बचाना है तो इस कैंसर को जड़ से खत्म करने की आवश्यकता है। लॉर्ड एक्टन की एक कहावत है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे केंद्र और राज्य की सिविल सर्विसेज के ब्यूरोक्रेट्स हैं। बाय द वे, आई एम नॉट सेइंग पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम इज नॉट टू ब्लेम, ऑफ कोर्स इट इज, पर उनको तो हम हर दिन रात गालियां देते हैं। इवन इन दिस मूवी विलन, पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और उन लोगों का करप्शन ही है। बट नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट आवर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। आई फॉर वन बिलीव दैट इट इज एज करप्ट इफ नॉट मोर एज पॉलिटिक्स। आईएएस आईपीएस और पूरा नौकरशाही का तंत्र भारत का सबसे संगठित माफिया है। इनसे पंगा लेने का मतलब करियर का अंत या किसी बिजनेस की बैंक्रप्सी है।
पर फिर भी स्थिति ऐसी हो गई है कि फाइनली भारत की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आखिरकार कुछ आईएएस ऑफिसर्स को अपने कब्जे में ले रही है। बट फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस इनका कुछ होना जाना नहीं है। तो ये ज्यादातर समय वापस जॉब पर आ जाते हैं और कहीं और डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार और आतंक मचाते हैं, क्योंकि इवन दोज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आर ऑल कंट्रोल्ड बाय आईपीएस ऑफिसर्स, पुलिस, सीबीआई, एसीबी, एटसेट्रा। Even the chief of enforcement directorate is an IRS officer. You know what? I'll give you guys some homework. Look up news regarding corrupt civil servants. IAS, IPS, IRS, IFS officer, doesn't matter. और फिर उन सब लोगों का फॉलो अप देखो। सी कितने लोगों को सच में कोई पनिशमेंट मिलती है। इन मोस्ट केसेस वो लोग वापस सेम पोस्ट पर आ जाते हैं और समटाइम्स दे इवन गेट रिवॉर्डेड फॉर इट। यहां तक कि उनके प्रमोशन तक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इट्स अ जोक। इट्स अ फकिंग जोक एंड नॉट अ फनी वन। No, what the heck, I'll laugh anyway. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हाल ही में पूजा सिंह, an IAS ऑफिसर ऑफ कोर्स, को 25 करोड़ रुपए कैश और 82.7 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी के साथ पकड़ा है। She is accused of stealing money from the scheme meant for poor people. सिंघल, नितेश ठाकुर, बाबूलाल अग्रवाल, राकेश बहादुर और नीरा यादव सहित दागी ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट काफी लंबी है। ठाकुर 33 मिलियन से अधिक जमा करके दुबई भाग गया, लेकिन अग्रवाल, बहादुर और यादव को भ्रष्टाचार के दोषी होने के बावजूद भी आईएएस ऑफिसर के रूप में वापस बहाल कर दिया गया। बाय द वे, ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं जहां आईएएस, आईपीएस और अन्य इंडियन सिविल सर्विस के ब्यूरोक्रेट्स को पहले तो पकड़ा नहीं जाता और अगर पकड़ भी लिया जाता है तो ज्यादातर मामलों में वापस सर्विस में ले लिया जाता है और उन पर ज्यादा कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नियर एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज करप्ट एंड डाउनराइट यूजलेस। हजारों स्कैम्स इस देश में जिनके पीछे इंडियन सिविल सर्विस के ऑफिसर्स का हाथ है और आगे भी होगा। डिकोडिंग इंडियन बाबूडम के लेखक अश्विनी श्रीवास्तव कहते हैं कि भ्रष्टाचार एक महामारी की तरह है और कोरोना वायरस से भी अधिक खतरनाक है। यह वन ऑफ अ काइंड बुक है जिसमें आम आदमी के दृष्टिकोण से भारत की प्रशासनिक व्यवस्था के रोगों को कवर किया गया है। बट लाइक ऑल दी अदर बुक्स बिफोर दिस वन, ये सब उसी व्यवस्था में छोटे मोटे सुधार करने की सोचते हैं और ये उस सिस्टम को बदलने की नहीं सोचते जो ये सब चीजें अलाउ करता है। इट्स नॉट द इंडिविजुअल सिविल सर्वेंट विच इज एट फॉल्ट हियर। लाइक आई सेड, मैं उस बच्चे को क्यों ब्लेम करूं जो बस सरकारी नौकरी करना चाहता है। इस देश में जहां सरकार ने प्राइवेट बिजनेसेस को कभी पनपने भी नहीं दिया, तो हाउ कैन आई ब्लेम देम जब रोजगार का साधन ये सरकारी तंत्र ही है। और अगर ये सरकारी तंत्र अलाउ करता है ये जॉब्स जो आपको इतनी पावर और इतना सम्मान दिलाता है, तो क्यों नहीं चाहेंगे वे सरकारी नौकरी। आई वांट टू ब्लेम द सिस्टम जो उसे इतनी पावर देता है और उसे भ्रष्ट बनाता है। मोस्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ बुक्स आर आइदर रिटन बाय फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स और जर्नलिस्ट्स लाइक दिस वन, और इन्होंने भी टू फाइंड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स देश भर में उन्हीं करप्ट करंट और फॉर्मर ब्यूरोक्रेट से बात की है। Now I'm not saying there is not a lot to learn from these books. There is, but इनके solutions कभी भी मूल समस्या का इलाज नहीं कर पाते हैं। They only scratch the surface of the problem. For example, in this book, श्रीवास्तव जी सरकारी कार्यों के पूर्ण डिजिटाइजेशन से भ्रष्टाचार का खात्मा करने की सोच रखते हैं। मैं नहीं मानता कि ये कुछ भी कर पाएगा। हकीकत में जब तक हम स्वयं ब्यूरोक्रेसी की पावर्स को कम नहीं करते और कलेक्टर और एसपी जैसे पदों को पूरी तरह से नहीं हटाते, हम करप्शन को न्यूनतम स्तर पर कभी नहीं ला पाएंगे। अंत में श्रीवास्तव जी की बुक बस सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे बच्चों के आंसर राइटिंग में ही काम आएगी और कहीं नहीं। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू इंसल्ट हिम, दैट्स व्हाट ही होप्स फॉर, दैट्स व्हाट ही सेड। देश की समस्त परेशानियों की जड़ आज भी कॉलोनियल सिस्टम ही है, चाहे वो वेस्टमिंस्टर सिस्टम हो या इंडियन सिविल सर्विस। और बचा कुचा जो था उसे आजादी के बाद हमारे समाजवादी सोच के नेताओं ने बर्बाद करके रख दिया। टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द कंट्रीज प्रॉब्लम्स दो वी नीड लिमिटेड गवर्नमेंट, वी नीड फ्री ट्रेड, और उसके लिए हमें सारी समाजवादी व्यवस्थाओं और अंग्रेजी व्यवस्थाओं को छोड़ना होगा। इस देश को सही मायनों में पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी बनाना होगा, जहां कलेक्टर की जगह एक मेयर के पास लोकल गवर्नमेंट के सभी विभागों की कमान हो, ताकि वो जनता को जवाब दे सके और यदि वो अच्छा प्रदर्शन ना करे तो उसे जनता सत्ता से हटा सके। अनलाइक अ ब्यूरोक्रेट जिस पर मंत्रियों और सीएम के अलावा किसी का बस नहीं चलता। एंड लाइक एनी अदर सक्सेसफुल डेवलप्ड डेमोक्रेटिक कंट्री, चाहे वो वेस्टमिंस्टर सिस्टम फॉलो करती हो या प्रेसिडेंशियल सिस्टम,
लोकल पुलिस की कमान भी उस मेयर के हाथ में ही होनी चाहिए, ताकि उस डिस्ट्रिक्ट का एसपी या कमिश्नर उस मेयर के हिसाब से काम करे और लोकल पुलिस कानून व्यवस्था देखे, और वो एसपी या कमिश्नर केंद्रीय या राज्य का एलिटिस्ट सिविल सर्वेंट ना होने की जगह लोकल स्थानीय हो, ताकि एक कांस्टेबल उस जिले का एसपी या कमिश्नर बन सके। अगर उसे ये इंसेंटिव ही नहीं है तो अच्छा काम क्यों करेगा? जब उसे पता है कि उसे जिंदगी भर एसपी या कमिश्नर का गुलाम ही रहना है तो वो क्यों करेगा मेहनत? क्यों ध्यान देगा अच्छा काम करने पर, इन्वेस्टिगेशन पर, जब उसे कुछ मिलना ही नहीं है? और फिर लोग कहते हैं इंडियन पुलिस इज करप्ट एंड यूजलेस। इट इज, बट क्यों है यह भी तो देखो। सोचने वाली बात है। जब वो कभी कांस्टेबल से एसपी नहीं बनेगा और यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस कमीशन के करप्ट सिस्टम से निकले एलिटिस्ट अधिकारी लोगों का अंग्रेजों की तरह शोषण करते रहेंगे, तो आखिर कैसे खत्म होगा करप्शन? हमें ये व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी so that we can finally get rid of the colonial past and the colonial system along with it and embrace free market capitalism if we truly wants to be free and prosperous. इन किताबों की तरह ही दिस मूवी सफर्स फ्रॉम द सेम माइंडसेट, सेम लिमिटेशन, जो उसी खोखले सिस्टम में सिस्टम को सही करने के उपाय ढूंढ रही है। इसके बावजूद भी रंग दे बसंती हालांकि वो करने में कामयाब होती है जो भगत सिंह के जीवन पर आधारित कोई भी फिल्म आज तक नहीं कर पाई। ऐसे समय में जब देश का युवा ग्रोपिंग फॉर आंसर्स इन द डार्क, इट एक्सप्लोड्स एट द सेंटर स्टेज to provide the link between the white colonial masters who bear similar characteristics with the present rule of brown sahibs, who are enacting various treacherous policies in pursuit of their own self-interest. In the end, भविष्य की रणनीति बनाने के लिए इतिहास एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। नए प्रकार के ऑपरेशन और इनजस्टिस से लड़ने के लिए क्रांति की विरासत को आगे बढ़ाना होगा। आज के भ्रष्ट मंत्रियों और ब्यूरोक्रेट्स के प्रतीक रक्षा मंत्री के साथ जलियांवाला बाग के कसाई जनरल डायर की छवि का रूपांतरण एक दृष्टिकोण व्यक्त करता है कि देश बेचने वाला देशद्रोही राजनीतिक वर्ग, ब्यूरोक्रेटिक वर्ग ब्रिटिश उपनिवेशवादियों से अलग नहीं है, क्योंकि देश के सामाजिक और राजनीतिक माहौल में मोर और लेस कोई अंतर नहीं आया है। फिल्म सिस्टम के अमानवीय और रिप्रेसिव कैरेक्टर को कमजोर करने और उजागर करने में सफल रही है। इट टीचेस अस टू रेजिस्ट टायरनी। यह हमें अत्याचार का प्रतिरोध करना सिखाती है। इन द मूवी फिल्म के कैरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो पर कब्जा करके अपना सच देश को सुनाते हैं और उस गलती की सजा ही उन्हें अंत में सरकार देती है। नाउ वी डोंट हैव टू सीज कंट्रोल ऑफ एनी रेडियो चैनल और टीवी स्टूडियो टू स्प्रेड आवर आइडियाज एंड ओपिनियन। आज हमारे पास इंटरनेट है एंड वी कैन ऑल डू इट। I know even then state the government will probably try to censor us, but we have to speak up. We have to fight against the tyranny because freedom is worth fighting for. यह समय है जब हम ये समझें कि स्वतंत्रता का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। We still have to fight the tyrannical system of socialist and bureaucratic rule. जय हिंद। मेरा नाम दलजीत सिंह है। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की।